नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी में हम बात कर रहे थे भारत में संवैधानिक विकास को लेकर के। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संवैधानिक विकास के भाग 3 को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं हम। और इस वीडियो के अंक में हम देखेंगे कि जो 1858 से जो अधिनियम बनाए गए थे, 1935 तक के अधिनियम जो हमने पिछले वीडियो में कवर करे थे, उनसे कुछ चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज करते हुए चलेंगे आगे। और उसके बाद हम देखेंगे जो साइमन कमीशन आया था 1927 में, और उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट आती है उस पर चर्चा करेंगे। 1942 में जो अधिनियम यहाँ पर आता है, यानी कि कैबिनेट मिशन जो था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद 1945 में वेवेल प्लान आता है, उस पर चर्चा करेंगे। और अंत में जाकर के हम जो अंतिम स्वतंत्रता अधिनियम था भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव हों, सुधार को लेकर के, वीडियो में त्रुटि को लेकर के, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि हम आने वाले वीडियो के अंकों में सुधार करके आप सभी साथियों तक बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करा सकें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारियों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग साइट स्टडी सर्च पॉइंट को आप विजिट कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज का इस वीडियो के अंक को। सबसे पहले बात करेंगे हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ पिछले अधिनियमों को रिवाइज करते हुए चलते हैं, जिसमें 1858 का जो अधिनियम यहाँ पर आता है, ठीक है। इस अधिनियम को कहा जाता है कि जो आपका 1858 का जो अधिनियम था, उसमें यहाँ पर कहा जाता है कि ये भारत में एक अच्छा शासन देने की दिशा में कदम उठाया गया था। और इस अधिनियम के तहत हम देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार होते हैं वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि महारानी विक्टोरिया के अधीन यहाँ पर कर दिए जाते हैं। और भारत का जो गवर्नर जनरल यहाँ पर होता है, गवर्नर जनरल, उसको अब यहाँ पर भारत का वाइसराय बना दिया जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वाइसराय जो था, प्रथम वाइसराय, वो लॉर्ड कैनिंग रहा था, ठीक है। उसके बाद हम इसी अधिनियम में देखते हैं कि एक नया पद सृजित किया जाता है, भारत सचिव का पद यहाँ पर सृजित किया जाता है। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद यहाँ पर बनाई जाती है। जो भारत सचिव था वो है यहाँ पर ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, और ब्रिटिश संसद के प्रति ये उत्तरदायी था, भारत का सचिव, ठीक है। इसके अलावा भारत सचिव को 2 मत यहाँ पर दिए गए थे, सामान्य मत और निर्णायक मत। जब भी किसी भी विधेयक पर यहाँ पर दोनों पक्षों में बराबर हो जाते थे, पक्षी और विपक्षी दोनों मत बराबर हो जाते थे, तो निर्णय का जो कार्य करता था वो भारत सचिव करता था, सचिव का कार्य कर रहता था, ठीक है। उस अधिनियम को मानना है या नहीं मानना है, ये एक निर्णायक जो मत था वो करता था। उसके बाद जो है कि यहाँ पर अधिनियम आता है, 1861 का अधिनियम आता है। 1861 के अधिनियम में सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस अधिनियम के द्वारा वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, जो कि 6 माह के लिए यहाँ पर जो कि प्रभावी रहता था। साथ ही जो है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को यहाँ पर शामिल किया गया, भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग, उस दौरान का जो वाइसराय था, उसने बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा को के साथ जो है कि सर दिनकर राव को मनोनीत किया था कैबिनेट के लिए, ठीक है, यानी कि जो विधानमंडल था उसमें यहाँ पर मनोनीत किया था। और यहाँ पर विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था पुनः। और 1861 के अधिनियम के द्वारा ही मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को दोबारा से अपने अपने क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। और इसी अधिनियम में कहा गया था कि बंगाल के लिए और उत्तर पश्चिम सीमा के लिए, साथ ही पंजाब के लिए एक विधानसभा गठित की जाएगी। अगर बंगाल में बात करते हैं तो 1862 में यहाँ पर विधानसभा बनती है, और उत्तर पश्चिम जो सीमा का क्षेत्र था उसमें 1866 में यहाँ पर विधानसभा बनती है, और पंजाब के क्षेत्र में 1897 में विधानसभा गठित होती है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें एक खास बात और थी कि जो कैनिंग के द्वारा यहाँ पर 1859 में, ठीक है, 1859 में यहाँ पर पोर्टफोलियो की शुरुआत की गई थी, यानी कि विभागीय प्रणाली जो शुरू की गई थी उसको मान्यता दे दी गई थी इस अधिनियम के द्वारा, 1861 के अधिनियम से, ठीक है। तो पोर्टफोलियो की शुरुआत कब होती है? 1859 में होती है, कैनिंग के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी, यानी कि विभागीय प्रणाली जो होती थी, प्रत्येक कार्यों के लिए एक विभाग यहाँ पर गठित किया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर अधिनियम आता है 1892 का अधिनियम यहाँ पर आता है।
ठीक है। तो 1892 के अधिनियम में यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो बात ये रही थी कि भारत में संसदीय प्रणाली की यहाँ पर नींव रखी गई थी। ठीक है, संसदीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। और इसमें हम देखते हैं कि जो केंद्रीय और विधान परिषद थी, जो अतिरिक्त यहाँ पर गैर सरकारी सदस्य रहे थे, तो उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई थी। अधिकतम संख्या 16 कर दी गई, न्यूनतम संख्या थी 10। ठीक है, जो भी केंद्रीय और विधान परिषद जो रही थी, उनमें जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। इस अधिनियम की एक खास बात यहाँ पर थी, जो 1892 का जो अधिनियम था, उसमें जो भी बजट था, बजट पर बहस करने की और सार्वजनिक महत्व पर प्रश्न पूछने पर यहाँ पर प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दिया गया था कि वो बजट पर बहस कर सकते हैं और सार्वजनिक महत्व के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। हालांकि मतदान का अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया था। ठीक है, तो सार्वजनिक महत्व पर प्रश्न पूछना, सार्वजनिक मामलों पर प्रश्न पूछना और बजट पर बहस करना मिला था 1892 के अधिनियम से। ठीक है, साथ ही जो केंद्रीय और प्रांतीय जो गैर सरकारी सदस्य थे, उनको जो गवर्नर थे, प्रांतीय जो गवर्नर थे, उनके द्वारा यहाँ पर एक परोक्ष रूप से उनका चुनाव किया जाने लगा था। जब यानी कि किसी की अगर सिफारिश अगर की जाती थी, तो जैसे जिला परिषद अगर सिफारिश करेगी तो, या नगर पालिका सिफारिश करेगी, विश्वविद्यालय का जो विभाग था वो सिफारिश करेगा, तो उसके उनकी सिफारिश पर विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को गवर्नर नियुक्त कर सकता था। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला अधिनियम यहाँ पर आता है, अगला अधिनियम आता है 1909 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम को जो है कि मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मिंटो जो है कि उस दौरान का क्या था, वायसराय था। मार्ले जो है उस दौरान भारत सचिव था। तो मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत जो प्रमुख बात रही थी, एक तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को इन्होंने लागू करा था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। मुस्लिमों के लिए अलग से यहाँ पर सांप्रदायिक जो निर्वाचन क्षेत्र था उसका यहाँ पर गठन किया गया। साथ ही जो विधान परिषद थी उनमें चर्चा का दायरा बढ़ा दिया गया। विधान परिषद में पूरक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अब यहाँ पर अधिकार दे दिया गया। ठीक है, किसका? अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था 1909 के अधिनियम से। ठीक है, साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, विधान परिषदें थी, उनके आकार में वृद्धि कर दी गई। सदस्यों की संख्या यहाँ पर 60 कर दी गई। कितनी कर दी गई थी? 60 यहाँ पर कर दी गई थी। और इस अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय विधान परिषद जो था उसमें तो सरकारी बहुमत जारी रहा, लेकिन जो प्रांतों का विधान परिषद था उसमें गैर सरकारी जो सदस्य थे उनके भी बहुमत को मान्यता दी गई। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि कौन से अधिनियम के द्वारा प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को अनुमति दी गई, तो 1909 के अधिनियम से दी गई। ठीक है, पृथक निर्वाचन पद्धति इसी अधिनियम में की गई। और इस अधिनियम में ही कहा गया था कि जो आपका वायसराय की परिषद थी उसमें एक भारतीय को चुनना निश्चित किया गया, और जो कि विधि का सदस्य होगा। ठीक है, विधि का सदस्य भारतीय सदस्य होगा, या वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्य को चुना गया था पहली बार इसी अधिनियम के अंतर्गत, जो कि हम देखते हैं कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की विधि सदस्य यहाँ पर बने थे। चौथे सदस्य ये बने गए थे वायसराय की परिषद में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है कि 1919 का अधिनियम यहाँ पर आता है। 1919 का अधिनियम जो है कि आपके माउंटेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। चेम्सफोर्ड उस दौरान वायसराय था और माउंटेग जो था वो भारत सचिव था। इस अधिनियम का प्रमुख तो कार्य यह था कि ये भारत में क्रमिक रूप से एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहती थी। 1919 का जो अधिनियम था 1921 में ये लागू होता है। और जो राज्य थे, राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण, जो प्रांत थे उस दौरान 11 प्रांत यहाँ पर थे, तो उनमें केंद्रीय जो नियंत्रण था उसको यहाँ पर कम करा गया। साथ ही यहाँ पर जो प्रांतीय विषय रहे थे उनको हस्तांतरित और आरक्षित विषय में बांट दिया गया। ठीक है, तो प्रांतीय विषयों को कौन से अधिनियम के द्वारा यहाँ पर हस्तांतरित और आरक्षित विषय में बांटा है? तो 1919 के अधिनियम से बांटा है। जो हस्तांतरित जो विषय थे, जो हस्तांतरित विषय थे उसमें गवर्नर जनरल के जो मंत्री थे, गवर्नर शासन के अंतर्गत जो मंत्री रहे थे उसकी सहायता करते थे इस पर हस्तांतरित क्षेत्र में कार्य करने, प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन जो आरक्षित जो विषय थे, आरक्षित विषयों में कहा गया था कि जो कार्यपालिका थी, ठीक है, कार्यपालिका परिषद के सदस्य भाग लेते थे। ठीक है, आरक्षित विषयों को कार्य करते थे गवर्नर जनरल की कार्यपालिका के सदस्य, और हस्तांतरित क्षेत्र में जो है कि विषयों में कार्य करते थे जो गवर्नर के मंत्री होते थे वो कार्य करते थे। ठीक है, और इसी के द्वारा यहाँ पर प्रांतों में उत्तरदायी एक द्वैध शासन प्रणाली भी लागू करी गई थी। 1919 के अधिनियम से जो है कि पहली बार हम देखते हैं कि
द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पर लागू करी गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति देखने को मिलती है। लोकसभा और राज्यसभा का गठन 1919 के अधिनियम से ही होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1919 के अधिनियम से ही लोकसभा और राज्यसभा का गठन होता है। इसी अधिनियम से सिखों के लिए और भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की घोषणा की गई। और इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 1909 का अधिनियम था, उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व की घोषणा की गई, निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। और उसी तरह अब 1919 के अधिनियम में यहाँ पर हम देखते हैं कि सिखों के लिए और साथ में भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति यहाँ पर अपनाई गई थी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा यहाँ पर एक लंदन में उच्चायुक्त का पद यहाँ पर सृजित किया गया, उच्चायुक्त का कार्यालय सृजित किया गया। और जो भी भारत सचिव था, भारत सचिव के सारे कार्य उच्चायुक्त को, लंदन स्थित उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिए गए थे। ठीक है, और महिलाओं को मताधिकार भी यहाँ पर दिया गया। हालांकि यह मताधिकार संपत्ति, शिक्षा के आधार पर यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। और पहली बार जो है कि केंद्रीय और जो राज्य थे उनके बजट को अलग किया गया। कौन से अधिनियम से जो है कि पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट को अलग किया गया था? केंद्रीय और प्रांतीय बजट या राज्य बजट को 1919 के अधिनियम से अलग किया गया। और प्रांतों को जो है कि कहा गया कि वो अपना बजट अब स्वयं बनाएंगे, इसी अधिनियम से कहा गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर साइमन कमीशन रिपोर्ट आता है। 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। और 1927 जो ये साइमन कमीशन था, ये जो 1919 का अधिनियम आया था उसकी कार्यप्रणाली पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए आया था। और ये इसको आना था वैसे 1929 में आना था, लेकिन ये 2 वर्ष पहले आ गया। ठीक है, तो इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी थी साइमन कमीशन ने। और 1930 में देने के बाद इसने कहा था कि जो यहाँ पर राज्य सरकारों का विस्तार है उसको जारी रखा जाए, द्वैध शासन प्रणाली को जारी रखा जाए, भारत एक संघ की स्थापना की जाए। और जो सांप्रदायिक प्रणाली यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो अपनाई गई थी 1909 के अधिनियम से, तो उसको यहाँ पर जारी रखा जाए, ऐसा इसने कहा था। 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट दी साइमन कमीशन ने। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर जी जो थे उन्होंने 3 के 3 गोलमेज सम्मेलनों में यहाँ पर भाग लिया था। और इसी 1927 की हम देखते हैं कि जो साइमन कमीशन भारत आया था उसी के आधार पर नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। इस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अब। और इसके बाद जो भारत शासन अधिनियम आया था, पहले नेहरू रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 में कौन कौन सी बातें थी उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो नेहरू रिपोर्ट रही थी वह 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया था उसके आने के बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। सभी दलों की सर्वसम्मति से जो है कि 10 अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया। तो नेहरू रिपोर्ट किसने पेश करी है? तो 10 अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू ने इसको पेश किया है। और हम देखते हैं कि जो पहली बार आधिकारिक रूप से जो बात करते हैं संविधान सभा की मांग को लेकर के, तो 1934 में उठी थी, कांग्रेस की अधिवेशन में उठा था। ठीक है, पहली बार जो है कि कांग्रेस के अधिवेशन में 1934 में आपको ध्यान देना है कि संविधान सभा की यहाँ पर मांग उठी थी आधिकारिक रूप से। और सर्वप्रथम बात करेंगे तो स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में संविधान सभा के निर्माण की मांग करी थी। लेकिन औपचारिक रूप से सबसे पहले जो संविधान सभा का विचार रखा था 1935 में जो है कि M.N. राव, जो कि भारत में साम्यवादी आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं, M.N. राव, उन्होंने 1935 में ये विचार रखा था औपचारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण को लेकर के। ठीक है, और 1938 में यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार का विचार रखा था। ठीक है, पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार का विचार कब रखा? तो 1938 में रखा था। हालांकि जो संविधान निर्माण की यहाँ पर बात होती है तो संविधान निर्माण को लेकर के जो सबसे पहले मत यहाँ पर रखा था 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने रखा था। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1922 में यहाँ पर रखा था अपना मत कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बाल गंगाधर तिलक ने हालांकि ये आधिकारिक तौर से नहीं था, लेकिन इन्होंने अपना जो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, सिद्धांत यहाँ पर संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन इन्होंने सबसे पहले दिया था, जो कि स्वराज विधेयक में इन्होंने दिया था। ठीक है, स्वराज विधेयक नाम से ये प्रकाशित हुआ था। स्वराज विधेयक में इन्होंने विचार व्यक्त किया था कि 1895 में कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है कि 1922 में महात्मा गांधी जी का विचार था कि भारतीयों के लिए एक संविधान यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने यहाँ पर संविधान की मांग रखी थी 1924 में मोतीलाल नेहरू ने। ये सारी चीज़ जो है कि आधिकारिक रूप से नहीं थी,
ये एक व्यक्तिगत मत था, या यूँ कह सकते हैं कि उनके विचार थे। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक, 1922 में महात्मा गांधी, 1924 में मोतीलाल नेहरू, और आधिकारिक रूप से जो है कि 10 अगस्त प्रस्ताव यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट जो आती है, ठीक है, वो 10 अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये पेश किया जाता है। और आधिकारिक रूप से 1934 में कांग्रेस की राष्ट्रीय अधिवेशन में यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले मांग उठाई गई थी संविधान के निर्माण को लेकर के। और 1934 में जो है कि संविधान निर्माण की मांग उठती है स्वराज पार्टी के द्वारा सबसे पहले, ठीक है। और जो औपचारिक रूप से जो संविधान सभा पर विचार रखा था 1935 में रखा गया था एम.एन. राव के द्वारा, जो कि भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, ठीक है। 1942 में यहाँ पर क्रिप्स मिशन आता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं उससे पहले 1935 का यहाँ पर भारत शासन अधिनियम आता है। और ये अब तक का जो है कि सबसे बड़ा अधिनियम रहा था, जिसमें 321 तो धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। पूछा जाएगा 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं कितनी अनुसूचियां हैं, तो 321 जो है 321 धाराएं हैं और 10 अनुसूचियां हैं। और इस अधिनियम की जो विशेषता यहाँ पर रही है, मुख्य रूप से जो चीज़ें हैं, आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो हमारा। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, ठीक है। जो मेन चीज़ें वो बताएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर भारतीय संघ की स्थापना की बात यहाँ पर कही गई थी, ठीक है। संघ बनाने की बात यहाँ पर कही गई थी। और जो भी विषय थे, जो भी कानून थे, उनको अलग अलग आधार से बांटा गया था। संघ सूची में कानून को संघ सूची में बांटा था, राज्य सूची में और संवर्ती सूची में, ठीक है। शक्तियों का विभाजन सूची के आधार पर किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में जो है कि 59 यहाँ पर विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और संवर्ती सूची में 36 विषय थे, ठीक है। तो इन सूचियों में शक्तियों का विभाजन सूची के आधार पर 1935 के अधिनियम से होता है। प्रांतों में दैवीय शासन समाप्त कर दिया गया था, जो आंशिक रूप से था। और केंद्र में दैवीय शासन की प्रणाली यहाँ पर आरंभ होती है। और प्रांतों को 3 पृथक क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार दिया गया था। भले ही आप इसको ग्राम पंचायत में मान लें, ब्लॉक में मान लें और जिला में मान लें, या आप जो है कि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में मान लें, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह के अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासन का अधिकार दे दिया गया था। साथ ही यहाँ पर जो 11 है, यहाँ पर उस दौरान प्रांत थे, 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पर आरंभ करी गई थी, ठीक है। विधानसभा भी वहाँ पर थी और विधान परिषद भी थी। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए, दलितों के लिए और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई थी, दलित, महिलाओं और मजदूरों के लिए 1935 के भारत शासन अधिनियम से, ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है आरबीआई की यहाँ पर स्थापना की जाती है। आरबीआई की शाख नियंत्रण के लिए 1935 में यहाँ पर आरबीआई की स्थापना की जाती है। हालांकि ये 1934 का एक्ट था, ठीक है। और संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना यहाँ पर की जाती है। और प्रांत में लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की जाती है 1935 के अधिनियम से, ठीक है। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किससे की जाती है, वह की जाती है आपके 1935 के अधिनियम से। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोक सेवा आयोग का गठन कौन से अधिनियम से किया गया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, लोक सेवा आयोग का जो गठन रहा था वह 1919 के अधिनियम से किया गया था। कौन से? 1919 के अधिनियम से लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। लेकिन संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है 1935 के अधिनियम से, ठीक है। और 1927 में 1937 में माफ़ कीजिएगा, जो अंतिम महत्वपूर्ण बात है, 1937 में दिल्ली में जो है कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है इसी एक्ट के द्वारा, ठीक है। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ की जाती है? दिल्ली में की जाती है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम क्रिप्स मिशन को लेकर के। 1942 में जो है कि क्रिप्स मिशन आया था। और क्रिप्स मिशन जो है कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की मदद के लिए आया था, क्योंकि भारतीयों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया था। क्योंकि हम यहाँ तक देखते हैं कि नवंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध रहता है। तो भारतीयों की मदद, भारतीयों से सहायता के लिए क्रिप्स मिशन यहाँ पर आया था संविधान के निर्माण को लेकर के। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक अलग तरीके से रखी थी, अपने सहूलियत के हिसाब से ब्रिटिश सरकार ने रखी थी, लेकिन जिसको यहाँ पर भारतीय जो राजनेता थे उन्होंने यहाँ पर भारतीयों ने इसको खारिज कर दिया था। कुल मिलाकर के अगर बात करते हैं तो इसमें जो बात था कि इसमें कहा गया था द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो है कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और कहा गया था कि जो भारतीयों का एक संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित किया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को यदि यह संविधान स्वीकार नहीं होगा तो वह इस अपने लिए अलग संविधान बना सकते हैं, ऐसा भी इसमें प्रावधान किया गया था। और इस योजना को गांधी ने कहा था दिवालिये बैंक के नाम से अगली तारीख का
अगली तारीख का चेक, यानी कि कहा था कि जो दिवालिया बैंक हो जाता है तो उससे पहले एक दिन पहले की तारीख का निकला हुआ चेक इसको कहा गया था। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि यह जो क्रिप्स मिशन था वो केवल ब्रिटिश के फ़ायदे के लिए आया था, ना कि भारतीयों के फ़ायदे के लिए। ठीक है, और इसमें ऐसा भी कहा गया था कि जो भी संविधान यहाँ पर भारतीय लोगों द्वारा बनाया जाएगा उसमें बदलाव कर सकती है ब्रिटिश सरकार, ऐसा भी कहा गया था। बाहरी हस्तक्षेप इस क्रिप्स मिशन में यहाँ पर स्वीकार किया गया था, लेकिन भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। अगला उसके बाद जो है कि वेवेल योजना आती है। ठीक है, वेवेल योजना यहाँ पर आती है द्वितीय विश्व युद्ध में, जो है कि बाद में भारतीयों ने समर्थन यहाँ पर दे दिया था, और जो है कि क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने जो है कि सारी शर्तें यहाँ पर मान ली थी, और उसी के चलते यहाँ पर वेवेल योजना आती है 1945 में। इसमें जो यहाँ पर रहा था कि गवर्नर जनरल का सेवन कमांडर के रूप में जो है कि एक कार्यपालिकी सदस्य यहाँ पर बना था वेवेल, उस दौरान यहाँ पर आया था। ठीक है, गवर्नर जनरल और सेना कमांडर इन चीफ को छोड़ करके जो भी यहाँ पर गवर्नर जनरल की कार्यकारी के सदस्य थे वो सभी के सभी भारतीय होंगे, ऐसा कहा गया था इस वेवेल योजना में। ठीक है, भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर अब यहाँ पर बात होने लगी थी, और जो भी गवर्नर जनरल था और सेना इन कमांडर जो चीफ था उसको छोड़ करके जो भी सदस्य यहाँ पर गवर्नर जनरल की कारिणी का सदस्य होगा वो सारे के सारे भारतीय होंगे, ना कि कोई अब ब्रिटिश होगा। ठीक है, और वाइसराय की परिषद में हिंदू तथा मुस्लिमों की जो सीटें यहाँ पर थी वो बराबर कर दी गई थी। माना यहाँ पर वाइसराय की परिषद में 10 सीटें थी तो 5 सीटें हिंदुओं के लिए थी, 5 सीटें मुसलमानों के लिए थी। ठीक है, गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति यहाँ पर समाप्त कर दी गई थी, लेकिन इसको अंतिम रूप से विकल्प के तौर पर रखा था। हालांकि जो गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों में इसका प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में इसको छोड़ा गया था, वीटो शक्ति को। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। वेवेल के द्वारा ये योजना आया था, वेवेल प्लान के नाम से ये जाना जाता है 1945 का। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। तो कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, कैबिनेट मिशन भारत यहाँ पर पहुँचता है 24 मार्च 1946 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेट भी यहाँ पर आपको याद रखनी है। अगर आप संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ रहे हैं तो सारी डेडलाइन आपको याद होनी चाहिए, और आप आधुनिक भारत के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो सारी की सारी जो डेट लाइन है, भले ही वो तिथि हो और ईयर हो, तो दोनों आपको याद यहाँ पर होने चाहिए। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और अब बहुत बार नहीं कह सकते हैं कि हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जो कैबिनेट मिशन था वो दिल्ली कब पहुंचा था, तो 24 मार्च 1946 में दिल्ली पहुंचा था। इसने सभी राजनीतिक पार्टियों से सुलह करी, बैठक करी। उसके बाद जो है कि 6 मई 1946 में अपनी रूपरेखा भारतीयों के सामने पेश करी। पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन के द्वारा अपनी रूपरेखा भारतीयों के सामने कब पेश की गई, या जो है कि कैबिनेट मिशन ने जो है कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव जो है कि भारतीयों के सामने कब पेश किया गया, तो 6 मई 1946 में पेश किया गया। और इसमें जो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी अलग से एक पृथक राष्ट्र की, उसकी मांग को इसने कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दिया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने अलग से पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था, और कैबिनेट मिशन ने कहा था कि जो भारतीयों का संविधान निर्माण होगा। ठीक है, मुख्य रूप से जो कैबिनेट मिशन था वो भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को करने ही यहाँ पर आया था। ठीक है, इससे पहले वेवेल प्लान आता है, वो वेवेल प्लान यहाँ पर आश्वासन देके जाता है कि भारतीयों के लिए संविधान निर्माण किया जाएगा जिसमें भारतीयों की पूर्ण भूमिका रहेगी। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कैबिनेट मिशन यहाँ पर आता है, और कैबिनेट मिशन पूरी तरह से संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को यहाँ पर बताता है किस तरह से करना है। तो उसने कहा था कि जो संविधान सभा होगी उसमें कुल जो निर्वाचित सदस्य होंगे 389 यहाँ पर सदस्य होंगे। ठीक है, 389 यहाँ पर सदस्य होंगे, और जिनका चुनाव यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा किया जाएगा। और इसमें कहा गया था कि जो भी ब्रिटिश प्रांत हैं, जो ब्रिटिश के क्षेत्र हैं, जो भी ब्रिटिश के अधिकार में जो प्रांत रहे थे, 11 प्रांत थे, तो उनमें से हम देखेंगे कि 292 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। और जो ब्रिटिश रियासतें थी उसमें हम देखते हैं कि 93 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, लगभग हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 552 यहाँ पर रियासतें थी। जब भारतीय संविधान निर्माण हो रहा था तो उस दौरान, या भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस दौरान 552 यहाँ पर रियासतें थी। तो उन्हीं रियासतों में से 93 सदस्य चुने जाने थे, और ब्रिटिश प्रांतों से जो 11 प्रांत थे उससे हमें 292 सदस्यों को चुनना था। और जो आयुक्त प्रांत थे जो कि 4 यहाँ पर थे, तो 4 आयुक्त प्रांतों से 4 सदस्यों को चुनना था। और ये आयुक्त प्रांत कौन कौन से थे, एक तो दिल्ली आयुक्त प्रांत था, बलूचिस्तान का क्षेत्र था, और साथ ही अजमेर राजस्थान, और कुर्ग और कर्नाटक था। ठीक है, कुर्ग जो कर्नाटक में था, अजमेर जो है राजस्थान में था, बलूचिस्तान पंजाब में पाकिस्तान में था, और दिल्ली
इन 4 जगहों से जो है कि 4 लोगों को भी चुना जाना तय किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं कि जुलाई 1948 में संविधान सभा के लिए आम चुनाव कराए गए थे। जुलाई 1948 में संविधान सभा के लिए आम चुनाव कराए गए थे। कब कराए गए थे? जुलाई 1948 में। और केवल यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें 296 सीटों के लिए चुनाव होते हैं, क्योंकि प्रांतों से यहाँ पर 292 थे, जबकि आयुक्त प्रांतों से 4 सदस्य थे, और देसी रियासतों को केवल यहाँ पर इन देसी रियासतों के द्वारा अपनी तरफ से मनोनीत करके भेजा जाना था। हालांकि जो है कि कुल जो सदस्यों का चुनाव था 296 सदस्यों का चुनाव किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन 296 सदस्यों में से देखते हैं कि कांग्रेस को जो है कि 208 सीटें मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं, जबकि अन्य जो राजनीतिक दल थे और स्वतंत्र जो प्रत्याशी थे, निर्विरोध जो कहते हैं, तो उन लोगों को 8-8 सीटें यहाँ पर मिली हुई थी। ठीक है, तो 8-8 सीटें यहाँ पर मिली थी। जो अन्य राजनीतिक दल थे, स्वतंत्र जो प्रत्याशी थे, उनको, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, 208 सीटें मिली थी कांग्रेस को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर 1947 का जो है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है। ठीक है, ये तो कैबिनेट मिशन था जिसने संविधान के निर्माण की बात करी। फिर उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है। भारत को स्वतंत्र भी तो करना था, अंग्रेजों के द्वारा भारत को छोड़ना भी तो था। तो यहाँ पर जो था 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उस दौरान जो है कि लेबर पार्टी के ये प्रधानमंत्री रहे थे, क्लेमेंट एटली। ठीक है, इन्होंने जो है जब चुनाव, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी, उसके बाद नया चुनाव होना था ब्रिटेन में, तो इन्होंने कहा था कि अगर हम यहाँ पर, हमारी पार्टी सत्ता में आती तो हम भारत से अपने साम्राज्य को हटा लेंगे, भारत को स्वतंत्र कर देंगे, ऐसा कहा था। तो उसी कदम पर आगे बढ़ाते हुए क्लेमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को घोषणा करी थी कि 30 जून 1947 तक ब्रिटिश जो है भारत से ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, या ब्रिटिश शासन भारत से समाप्त कर दिया जाएगा। कब तक? 30 जून 1947 तक। डेट आपको याद रखनी है, 30 जून 1947। इसके बाद जो है कि 3 जून 1947 का एक प्रस्ताव आता है, और इसमें कहा गया था कि जो भी 1946 में गठित जो संविधान सभा है, उसके द्वारा जो भी संविधान बनाया जाएगा, वह उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इस क्षेत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि 1946 में जो संविधान सभा के लिए चुनाव यहाँ पर किए गए थे, जुलाई 1946 में, तो अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था कि 1948 में यहाँ पर चुनाव हुए थे संविधान के लिए। और उससे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चुनाव, संविधान सभा गठित की गई थी, संविधान का जो प्रारूप यहाँ पर दिया था, वह संविधान सभा जो भी यहाँ पर संविधान बनाएगी, अगर वो उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो वहाँ पर यह लागू नहीं किया जाएगा, ऐसा स्पष्ट किया गया था। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार एक लंदन जो ब्रिटिश का जो संसद था, ब्रिटिश संसद में या लंदन संसद में कह सकते हैं कि भारतीय विधेयक एक का प्रारूप तैयार किया गया था, और जिसमें जो ये अधिनियम था, उसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 जुलाई 1947 को इसको पेश किया गया ब्रिटिश संसद में। और प्रस्ताव कब तैयार किया? 3 जून 1947 में। 4 जुलाई 1947 में इसको ब्रिटिश संसद में पेश किया, और इस अधिनियम को स्वीकृति दी गई ब्रिटिश सम्राट के द्वारा 18 जुलाई 1947 में। ठीक है, पूछा जाएगा कि जो माउंटबेटन के द्वारा जो योजना तैयार की गई थी भारत के स्वतंत्रता को लेकर के, तो वह उसको स्वीकृति कब मिली? तो ये 18 जुलाई 1947 में मिली है। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इसको स्वीकृति मिल गई थी। और 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर इसी अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान को दो अधिराज्यों की स्थापना की गई। भारत और पाकिस्तान के 2 अधिराज्यों की स्थापना कौन से अधिनियम के द्वारा की गई है? तो माउंटबेटन योजना के तहत की गई है 15 अगस्त 1947 को, और उस अधिनियम को स्वीकृति मिली है 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 के पश्चात जो भी देसी रियासतें थी, उन पर जो भी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था, वो पूरी तरह समाप्त यहाँ पर कर दिया गया था। ठीक है, अब किसी भी तरह से यहाँ पर जो रियासतें रही थी, लगभग जो है कि 552 रियासतें थी, तो इन 552 रियासतों में ब्रिटिश सरकार का किसी भी तरह से आधिपत्य नहीं रह गया था, जब क्योंकि अब भारत यहाँ पर अलग स्वतंत्र हो गया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर सीमा निर्धारण किया गया अब, और सीमांकन आयोग का गठन किया गया। और सीमांकन आयोग का गठन जो है कि 17 अगस्त 1947 में किया गया। 2 दिन के बाद यहाँ पर सीमांकन आयोग का गठन किया गया, सीमा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 17 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद होता है। 2 दिन के बाद 17 अगस्त 1947 में जो है कि सीमा आयोग का गठन किया जाता है, और इस सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सिरिल रैडक्लिफ। आप जैसे जानते भी होंगे कि जो भारत और
पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। हम भूगोल विषय में इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी कि रेड क्लिफ के द्वारा यहाँ पर सीमा निर्धारित की गई है भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो रेड क्लिफ, सिरिल रेड क्लिफ इसके जो है कि अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य इनके साथ थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना रहे थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू इनके सहयोगी थे सिरिल रेड क्लिफ के। ठीक है, और कब यह गठित किया गया सीमा आयोग? तो गठित किया गया 17 अगस्त 1947 में। ध्यान देना है आपको। अब इस अधिनियम की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर थी, इसमें कहा गया था कि जो 15 अगस्त 1947 से भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो समाप्त कर दिया जाएगा और भारत यहाँ पर प्रभुत्व, एक स्वतंत्र और प्रभुत्व राष्ट्र यहाँ पर बन गया। ठीक है, स्वयं प्रभुत्व राष्ट्र यहाँ पर बन जाता है भारत। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन जाता है भारत 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और वायसराय का पद यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया? 1947 के अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद यहाँ पर सृजित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1858 के अधिनियम से किया गया। ठीक है, 1858 के अधिनियम से यहाँ पर वायसराय का पद यहाँ पर गठित किया गया था। ठीक है, चलिए, और जो गवर्नर जनरल, यहाँ पर फिर एक नया पद सृजित किया गया था। वाइसराय का पद समाप्त करा, गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया और इस गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो है कि ब्रिटिश जो भारतीय कैबिनेट थी, ठीक है, कैबिनेट की सिफारिश पर यहाँ पर ब्रिटिश ताज के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश जो सम्राट था, जो क्राउन था, उसके द्वारा की जानी थी। और हालांकि ब्रिटेन सरकार का पर जो है कि ब्रिटेन सरकार का इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होगा, ऐसा भी कहा गया था। ठीक है, जो भी नया गवर्नर जनरल बनेगा वह ब्रिटिश जो सरकार होगी उसके नियंत्रण से बाहर होगा। और पहले जो गवर्नर जनरल बने थे भारत के, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी बने थे। कौन बने थे? चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा जो इस अधिनियम की बातें यहाँ पर थी 1947 के अधिनियम में, इसमें कहा गया था कि जो भी संविधान सभा अभी तक के जो भी कानून यहाँ पर बने गए थे, भले 1935 का अधिनियम है, 1909 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, 1958 का, जितने भी अधिनियम 1892 का अधिनियम, जो 1858 का अधिनियम, जो भी अधिनियम यहाँ पर बने थे, उनमें से किसी भी कानून को समाप्त करने की शक्ति यहाँ पर संविधान को दी गई थी 1947 के अधिनियम से। ठीक है, और नए संविधान के निर्माण और क्रियान्वित होने तक संबंधित क्षेत्रों में विधानसभाओं को बनाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, संविधान सभा को एक विधानसभा बनाने का भी अधिकार दिया गया था संबंधित क्षेत्रों में न्याय व्यवस्था प्रशासन को चलाने के लिए। ब्रिटेन में जो है कि भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटेन में जो भारत सचिव का पद था, ठीक है, भारत सचिव का पद यहाँ पर था। और इससे पहले हमने बताया था कि जो यहाँ पर 1919 का अधिनियम था, उसके तहत हमने आपको बताया था कि एक उच्चायुक्त का पद भी यहाँ पर गठित किया गया था। ठीक है, तो सारी की सारी शक्तियाँ अब यहाँ पर जो भी भारत सचिव था उसकी सारी की सारी शक्तियाँ हम यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को दे दी गई थी। ठीक है, सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था और जो उच्चायुक्त था वह यहाँ पर बदल दिया गया था राष्ट्रमंडल राज्य सचिव के रूप में। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि राष्ट्रमंडल के सचिव का पद कब सृजित किया गया? 1947 के अधिनियम से किया गया है। हालांकि भारत को ये स्वतंत्रता दी गई थी कि वह यह राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकता है, ऐसा अधिकार दिया गया था भारत को। ठीक है, भारतीय जो रियासतें थी उन पर जो है कि ब्रिटिश प्रभुत्व का समाप्ति की घोषणा यहाँ पर कर दी गई थी। ब्रिटिश प्रभुत्व नहीं रहा था, जो भी रियासतें यहाँ पर रही थी। ब्रिटिश शासकों को किसी भी विधेयक में मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, और उसकी स्वीकृति के लिए भी उन्हें वंचित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि किसी भी विधेयक पर वो मत भी नहीं देंगे और उनकी हामी या नामी से कोई मतलब नहीं होगा अब। ठीक है, शाही उपाधि, जो भारत का सम्राट शब्द था उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। शाही उपाधि भारत के सम्राट को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था और भारत का सम्राट जो है कि बनता है आपका 1858 के अधिनियम के बाद बनता है। ठीक है, ये जो उपाधि मिलती है, ठीक है, जब वायसराय बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में जो है कि राज्य सचिव द्वारा जो सिविल सेवकों की नियुक्ति थी और उनके पद जो थे उनकी पर आरक्षण की पद्धति को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, सिविल सेवकों के, यानी कि जो IAS का जो पद था उसमें जो आरक्षण था और जो पदों में जो पदोन्नति की जो भी यहाँ पर प्रणाली रही थी, आरक्षण प्रणाली और पदों में जो प्रक्रिया चलती थी
नियुक्त करने की, तो उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि 1946 में जो संविधान सभा बनी हुई थी, संविधान सभा को स्वतंत्र जो भारतीय डोमिनियन संसद थी उसके रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, संविधान सभा को स्वीकार कब कर लिया गया? 1946 में संविधान सभा यहाँ पर बनी हुई थी। तो 1946 में जो संविधान सभा यहाँ पर बनी थी, आपको ध्यान देना है, तो उसको यहाँ पर इसी अधिनियम के द्वारा यहाँ पर भारतीय संसद स्वीकृत कर लिया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर अंतरिम सरकार गठित होती है 1946 में ही, संसद बन जाती है 1946 में। तो 1946 में संसद बनती है, तो अब सरकार भी तो बनानी पड़ेगी। तो उसी में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 1946 में जो सरकार थी उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते आ रहे हैं कि कौन सा पद किसको दिया गया था, तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट यहाँ पर हो जानी चाहिए। इससे पहले कुछ अन्य जानकारी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि देखिए जो सिरिल रैटक्लिफ जो रहे थे, उन्होंने सीमा आयोग की अध्यक्षता करी थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का बंटवारा उन्होंने करा था। और यहाँ पर जो पश्चिमी पंजाब और सिंध का क्षेत्र था, बलूचिस्तान का क्षेत्र था, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जो सीमांत क्षेत्र था, वो सारे के सारे पाकिस्तान के पक्ष में दे दिए गए। ठीक है, और जो असम का सिलहट का जो क्षेत्र था, और साथ ही जो यहाँ पर का उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र और सिलहट का जो क्षेत्र था, वह अध्यादेश किया था पाकिस्तान के पक्ष में कि ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जाएगा। ठीक है, बाद में हालांकि ये जो उत्तर पूर्वी हम मान सकते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान रहा था, पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र था, वो यहाँ पर बांग्लादेश बनता है 1971 में। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। चलिए, अंतरिम सरकार के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो जो यहाँ पर अध्यक्ष थे, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष तो रहे थे आपके लॉर्ड माउंटेन बेटेन। ठीक है, लॉर्ड माउंटेन बेटेन यहाँ पर अध्यक्ष रहे थे, और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1946 की अंतरिम सरकार में अध्यक्ष बना रहा था गवर्नर जनरल, जो उस दौरान वाइस राय था, माउंट बेटेन। ठीक है, माउंट बेटेन। तो माउंट बेटेन यहाँ पर गवर्नर भी रहा है और वाइस राय भी रहा है, दोनों यहाँ पर रहा है, गवर्नर भी रहा है, वाइस राय भी रहा है। ठीक है, माउंट बेटेन, क्योंकि यहाँ पर भारत की अंतरिम सरकार में ये अध्यक्ष रहा था, तो उस दौरान ये गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन रहा था? तो माउंट बेटेन रहा था, और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले और विदेशी मामले दिए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री बनाए गए थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्रालय इनको दिया गया था। जॉन मैथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का विभाग दिया गया था। जगजीवन राम श्रम का विभाग इन्हें दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा का दिया गया था। एच भाभा को खान एवं ऊर्जा का विभाग यहाँ पर दिया गया था। लियाकत अली को वित्त का यहाँ पर दिया गया था। अब्दुल रब निस्तर को दिया गया था डाक एवं वायु से संबंधित जो परिवहन संचार थे। ठीक है, साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि आसफ अली को रेलवे मंत्रालय दिया गया था। सी गोपालाचारी को शिक्षा और कला दिया गई थी। आई चुंदीकर को वाणिज्य का विभाग दिया गया था। गजनफर अली खान को स्वास्थ्य का दिया गया था। जोगिंदर नाथ मंडल को विधि का दिया गया था। ठीक है, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अब तो जोगिंदर नाथ मंडल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो है कि जगजीवन राम, सरदार बलदेव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपको ध्यान देने हैं, और लियाकत अली वित्त वाले। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। इसके बाद यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता होने के बाद यहाँ पर पहला स्वतंत्र यहाँ पर मंत्रिमंडल बनता है 1947 में। ठीक है, तो 1947 का जो मंत्रिमंडल यहाँ पर रहा था, उसमें यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको ध्यान देना, अंतरिम सरकार के सदस्य वाइस राय की कार्य परिषद के सदस्य थे, और वाइस राय परिषद का जो प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर क्या रहे थे? उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ये 1946 के संदर्भ में बात हो रही है, जो अंतरिम सरकार थी उसके संदर्भ में यह बात है। ठीक है, जो अभी हम आपको बता रहे थे। ठीक है, और 1947 का जो यहाँ पर सरकार बनती है, उसमें यहाँ पर जो प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे जवाहरलाल नेहरू, अब यहाँ पर अध्यक्ष बन गए थे जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेश मंत्री और वैज्ञानिक शोध सारे मंत्रालय इन्होंने अपने पास रखे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोबारा से गृह, सूचना, प्रसारण और राज्यों के मामले यहाँ पर दे दिए गए थे। इन्हीं की सूझबूझ के आधार पर जो 552 जो देशी रियासतें थी, उनमें से हम यहाँ पर देखते हैं 549 देशी रियासतों का इन्होंने भारत में विलय करा लिया गया था। 3 देशी रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय कराने में बहुत ही संघर्ष यहाँ पर करना
करना पड़ा था। ठीक है, तो ये सारी सूझबूझ थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इसीलिए इन्हें जो है कि लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी इन्हीं को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, भारत का बिस्मार्क भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इन्हें खाद्य और कृषि मिला था, जो पद यहाँ पर इन्हें पहले मिला हुआ था वही पद दोबारा मिल गया था। अंतरिम सरकार में जो पद मिला था वही स्वतंत्र भारत में भी मिला था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा का पद मिला था, हालांकि इससे पहले जो शिक्षा का पद जो रहा था वो यहाँ पर किसी को नहीं दिया गया था। ठीक है, शिक्षा का पद यहाँ पर किसी को नहीं दिया गया था उस दौरान। अब यहाँ पर जो है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा का पद दिया गया था, जॉन मैथाई को रेल और परिवहन मंत्रालय दिया गया था, आर के षणमुख शेट्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है वित्त का दिया गया था, और वित्त का पद जो है कि अंतरिम सरकार में किसको दिया गया था, वित्त का पद दिया गया था लियाकत अली खां को। ठीक है, जो कि मुस्लिम लीग के सदस्य रहे थे। मुस्लिम लीग के जो सदस्य यहाँ पर थे, आपको ध्यान देना, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे लियाकत अली यहाँ पर थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो अब्दुल रब निस्तर यहाँ पर थे। ठीक है, और अब्दुल रब निस्तर के बाद जो चुंदीगढ़ यहाँ पर थे। ठीक है, चुंदीगढ़ के बाद यहाँ के अली गजनफर अली यहाँ पर थे। ठीक है, और जोगिंदर नाथ मंडल थे। ठीक है, जोगिंदर नाथ मंडल, ये 5 सदस्य जो थे वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ठीक है, हालांकि पहले इन्होंने सरकार का बहिष्कार किया था, बाद में ये शामिल हो गए थे, और फिर बाद में इन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया था जब भारत की स्वतंत्र यहाँ पर हुआ था। तो ठीक है, चलिए, बी आर अम्बेडकर मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है, विधि के थे। आर के षणमुख शेट्टी पहले वित्त मंत्री रहे थे, इन्होंने ही पहला वित्त यहाँ पर बजट यहाँ पर पेश किया हुआ था स्वतंत्र भारत का। ठीक है, आर के षणमुख शेट्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जगजीवन राम को श्रम यहाँ पर दिया गया था, श्रम का विभाग, पहले भी जगजीवन राम को श्रम दिया गया था। जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, अंतरिम जो सरकार थी उसमें भी बलदेव सिंह को रक्षा का दिया गया था, पहले भी इन्हें रक्षा का मिला था, स्वतंत्र में भी, स्वतंत्र भारत में भी रक्षा का मिला। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य का दिया गया था, एच सी भाभा को वाणिज्य का दिया गया था, जबकि जो यहाँ पर आपके एच सी भाभा रहे थे, जो आपके अंतरिम सरकार रही थी उस दौरान इन्हें खान और ऊर्जा का दिया गया था। ठीक है, खान और ऊर्जा का दिया गया था, यहाँ पर वाणिज्य का दे दिया गया। रफ़ी अहमद किदवई को संचार दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति दी गई, जबकि वी एन गाडगिल को दिया गया था कार्य एवं खान का विभाग दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी थी, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, विभाग आपको नोट डाउन आप कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप इनको रिवाइज करेंगे, जितना आप देखेंगे अपने जितनी बार इसको पढ़ेंगे तो उतनी अच्छी तरह आपको याद हो जाएंगे। फैक्चुअल चीज़ें हैं, रटने की चीज़ें हैं, किसी तरह से यहाँ पर आप इनको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलिए, ये यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। 1935 के अधिनियम के बाद जो केंद्रीय विधानमंडल और राज्य परिषद के जो सदस्य थे, उन जो चीज़ें थी उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या बताई गई है, और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या यहाँ पर दी गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। हालांकि यहाँ से प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्या पता कभी भी प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। और वीडियो पसंद आता है तो अपने साथियों से भी साझा करें, साथ ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कम से कम शेयर तो आप लोग कर ही सकते हैं, इतना तो हमें भी आप सपोर्ट करना ही कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो वीडियो में किसी भी तरह के त्रुटि को लेकर के, या वीडियो में किस तरह से बनाया जाए, इस तरह से कोई भी अगर आपके विचारों सुधार को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। साथ ही आप हमें अपने सुझावों को ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है आपकी feedback@gmail.com पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मिलेंगे अगले वीडियो के अंक में, तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपनों का ध्यान रखें, और आपके आसपास जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, इस कोरोना की लड़ाई में जो लोग जूझ रहे हैं, तो उनकी आप सहायता करें, इसी उम्मीद के साथ कि सारी चीज़ें जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत।